greater tendency to form what? बोलो, cation कि anion? प्रणव, समझ में आया प्रणव? क्या लिखा है? लो आयनेशन एनर्जी ऑफ मेटल दैट इज पेरेंट एटम ऑफ कैटायन। जो पेरेंट एटम कैटायन का हो, जैसे यहाँ पे सी है फॉर एग्जांपल, उसका आयनेशन एनर्जी कैसा होना चाहिए? लो। ओके प्रणव, तुम्हें ऊपर का लिखना है? ओके, नोट कर लें, ये हो गया है टॉपिक कंप्लीटेड। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ है आज। अगर जो लेट आया है वो एक बार देख लीजिए। सर नीचे सर नीचे करो, क्या? नीचे करो। हाँ, ओके, तो इतना पढ़ा है। ओके, सत्य प्रभा अभी आ रही है क्या? लेट हो गए क्या सब? आगे बढ़ते हैं। तो कोई डाउट है तो बताओ।
भाई इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? 1। तो इसके लिए क्या आएगा? I1 इसका आएगा। इसके लिए कितनी एनर्जी लगी? I1 प्लस I2। और इसके लिए कितनी एनर्जी लगी? I1 प्लस I2 प्लस I3। बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे लगेगी, किसमें लगेगी? सोडियम या एल्यूमिनियम, किसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है? एल्यूमिनियम को +3 में लाने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है। दिस इज लेस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। दूसरा लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस पे भी डिपेंड करती है। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनायन। एनायन की तो होती नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, दैट इज पेरेंट एटम ऑफ एनायन। एनायन का जो पेरेंट एटम होगा, बताओ हाई होनी चाहिए कि लेस? हाई और लेस? एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता है सबको क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एडेड इनटू 1 मोल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम्स। आइसोलेटेड एटम में अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो क्या बनता है? एनायन। कोई भी एटम ले लो ए, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? रिलीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं उसको, रिलीज होती है जनरल केसेस के अंदर। ये पूरा चैप्टर तो पढ़ा दिया पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसके अंदर समझ में आया था। तो बताओ अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो एनायन बनाने की टेंडेंसी भी क्या होगी? मींस ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। कितने लोग को समझ आया? जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना हमारे लिए क्या है? अच्छी बात है। मतलब जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है वहां पे ज्यादा हो, जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वहां पे कम हो। सिंपल सा लॉजिक है। सर वो हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। ओके। सर बस यहाँ पे सर सर बी पॉइंट। सर हाँ, वो हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। सर बी पॉइंट पूरा दिखाओ ना। क्या? सर सर बी पॉइंट देखना है। बी पॉइंट नीचे थोड़ा करते हैं। हाँ बस सर बस। हाँ प्रणव, हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। हो गया। हम्म। ओके।
प्रणव समझ में आ गया हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब तुमको क्या मतलब है इसका? सर वो आपने हायर इलेक्ट्रॉन लिखा है सिर्फ इसलिए पूछा। हायर इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने, नो प्रॉब्लम। अच्छा बताओ, इसमें बताओ कौन सा ज्यादा एनायन बनाने की टेंडेंसी रखेगा? बोलो। तो Cl जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी है? Cl की है। तो Cl माइनस, F माइनस और Br माइनस में Cl माइनस की टेंडेंसी एनायन बनाने की ज्यादा है, एनायन फॉर्मिंग टेंडेंसी। ठीक है, ये याद करें। सिंपल सा लॉजिक रहता है इसके, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, ओके, कि एनर्जी मैक्सिमम किस में रिलीज हुई, दैट विल बी हैविंग मोर टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयन। ये लॉजिक है। हाँ, आवाज आ रही है? क्या लॉजिक है भाई? लॉजिक यही है कि मान लो मैंने क्लोरीन और फ्लोरीन में पूछा, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है कि फ्लोरीन की? तो सिंपल सा आंसर तुम्हारा की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो Cl माइनस आसानी से बनेगा, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी। आप देखेंगे तीसरा फैक्टर जो होता है वो लैटिस एनर्जी है। तीसरा जो फैक्टर है वो किसका है? लैटिस एनर्जी का फैक्टर है। लैटिस एनर्जी का मतलब है, इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ, लैटिस एनर्जी किसको बोलते हैं। पहले समझो लैटिस क्या होता है। कैटायंस और एनायंस, कैटायंस और एनायंस, कैटायंस और एनायंस जब इस तरीके से अरेंज होते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर, किसमें अरेंज होते हैं? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है ये थ्री डायमेंशनल है। इस तरीके से ये अरेंज होते चले जाते हैं, इस तरीके से ये अरेंज होते चले जाते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? यहाँ पे टच करते हैं। तो ये जो हमारे पास थ्री डायमेंशनल पैकिंग होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस। और लैटिस को मिला के बना क्या बनता है? हमारा क्रिस्टल बनता है। तो इसको अगर मैं आसानी के साथ दिखाऊं तो इस तरीके से देख सकते हो, मान लो यहाँ पे कोई क्यूबिकल स्ट्रक्चर है लाइक दिस, और ऐसे रखा हुआ है। तो देखो ये क्या है, इसके अंदर एक ट्यूब में हमने मान लो एटम स्फेरिकल होते हैं, इनको पैक करना है। ये क्रिकेट बॉल ले लिया एक, तो ये हमने पैकिंग करनी है, उसको डालना है। तो तुम देख के बताओ, अगर बताओ साइज बढ़ेगा तो पैकिंग अच्छी होगी या साइज डिक्रीज होगा तब पैकिंग अच्छी होगी? एक बॉक्स है, डिक्रीज। हाँ? अगर क्रिकेट बॉल्स हैं तो पैकिंग अच्छी होगी या फुटबॉल्स हैं तब पैकिंग अच्छी होगी? सोच के बताना, इसमें वाइट्स कम होंगी। क्रिकेट।
डिक्रीज तो समझ में आ रहा है, मतलब इसमें डिक्रीज होगा ये भी तो बताओ। इसमें कॉम्पैक्ट पैकिंग है या इसमें कॉम्पैक्ट पैकिंग है? इसमें कॉम्पैक्ट है ना, इसमें कम जगह बचेगी, मोर कॉम्पैक्ट पैकिंग है। यहाँ पे लेस कॉम्पैक्ट पैकिंग है, क्योंकि जब क्रिकेट बॉल्स हैं तो छोटी हैं, इसलिए उनके बीच वायर्स कम हो जाएंगे। और जो फुटबॉल है या बड़े साइज के स्फेरिकल्स एटम्स हैं, उनकी जब पैकिंग होगी तो वायर्स जो है वो ज्यादा बचते हैं, उसके अंदर जगह जो है वो ज्यादा रिमेनिंग रह जाती है। जितना छोटा होगा उतना जो है उनके बीच की जगह क्या होती रहेगी, बोलो, कम होगी। जितना छोटा होगा उतने उनके बीच की जगह क्या होगी, कम बचेगी। जितना बड़ा होगा उतनी जगह क्या होगी, ज्यादा रिमेनिंग रहेगी, वायर्स ज्यादा बनेंगे, वायर्स क्या होंगे, ज्यादा बन जाएंगे। मोर वायर्स, मोर स्पेस। यहाँ पे क्या है, लेस स्पेस बिटवीन द व्हाट, एटम्स और आयंस। आयंस की बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे आयंस के बीच का स्पेस क्या है, ज्यादा है, और यहाँ कम है। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है वो मैं तुमको समझा रहा हूँ। कैटायंस और एनायंस हैं, इसमें क्या क्या है, स्फेरिकल एटम्स, कैटायंस और एनायंस। तो देखना ध्यान से डेफिनेशन क्या लिखता हूँ। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिखो, इसको यू से लिखते हैं। लैटिस एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं बोलो, जनरली यू से डिनोट करते हैं। देखेंगे, the amount of energy released when 1 mole of ionic solid, the amount of energy released when 1 mole of ionic solid is formed by its constituent ions in gaseous form। या इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस, गैसियस लिखा है ये। मतलब अगर मुझे NaCl बनाना है तो किससे बनाना है, Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस। दिस विल बी कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। नोटेड। लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन लिख लिया। बताओ, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो आयनिक कंपाउंड बनने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज, बिकॉज एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड होगी। तो लिखेंगे
higher lattice energy, higher lattice energy means greater tendency to form ionic compounds. ध्यान रहे इस बात का। लिख लिया? तो ये 3 फैक्टर हो गए। क्या क्या फैक्टर हो गए? 3 factors are 3 factors which favors formation of क्या bond? Ionic bonds are पहला लो आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसकी है समझ में आ रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी कैटायन वाले के लिए होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए होगी? एनायन वाले के लिए। और थर्ड जो है लैटिस एनर्जी पूरे कंपाउंड के लिए होगा, हाई लैटिस एनर्जी। ये तीनों फैक्टर लिख लें। Any doubts you can ask anytime. आगे बढ़े? ओके, वेरी गुड। अब लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। तो देखेंगे लैटिस एनर्जी जो यू होती है प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन, और जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है, या प्लस का मतलब ही होता है कैटायन, आर प्लस प्लस आर माइनस। ये है यू 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 है ये, ठीक है, यू लैटिस एनर्जी यू। तो क्यू सी प्लस जो मैंने लिख दिया उसका मतलब क्या है? दैट इज चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन। आर प्लस क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन। आर माइनस है रेडियस ऑफ एनायन। एनी डाउट्स? अच्छा, चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हेंस ऑन इंक्रीजिंग चार्जेस ऑन कैटायन एंड एनायन। बताओ बच्चों, लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? जल्दी बताओ। increases. इंक्रीजेस, वेरी गुड, इंक्रीजेस। ये एक पॉइंट हो गया। ऑन इंक्रीजिंग साइज क्या होगा बताओ? डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? बोलो। Decrease.
हाँ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये फैक्टर्स होते हैं। डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, ठीक है। फटाफट नोट करें फिर आगे बढ़ें। सॉरी, कहाँ चला गया? डन। ओके, आगे बढ़े। सर हाँ बोलो। वो यस। आप ऊपर है ना, अ, वो क्रिकेट बॉल और फुटबॉल के बारे में क्या बता रहे थे? अरे मैं ये बोल रहा था, यहाँ समझ में आ रहा है ना, क्रिकेट बॉल फुटबॉल। मतलब क्रिकेट बॉल का साइज छोटा होगा ना, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब जैसे बोला गया कि टायन छोटे छोटे हैं, बताना ध्यान से। ये मान लो एक बॉक्स है, इसको फिल करना है। तो क्रिकेट बॉल्स को फिल करने से ज्यादा कॉम्पैक्ट पैकिंग होगी या फुटबॉल को? बोलो। क्रिकेट बॉल को। हाँ, तो यही बता रहा था। इसे मान लो पैक करना है। ये पैकिंग 12th में पढ़ाई जाएगी, ठीक है, अभी तो मैं ऐसे रैंडम भर दे रहा हूँ। ओके सर। तो यहाँ पे ये देखो कितनी बढ़िया पैकिंग हो रही है ना, ये आगे वैसे भरते चले जाओ इस तरीके से। तो ये ज्यादा कॉम्पैक्ट है। तो लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, तब तुम समझ पाओगे ना डायरेक्टली। सवाल दे दूं? बताओ, NaCl और MgCl2 दोनों में से किसका लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगा? बोलो। बोलो। तो क्या बोलोगे? जहां पे चार्ज होगा वहां पे चार्ज ही डोमिनेट करेगा, ठीक है। बताओ इसमें कॉमन क्या है? विच वन इज कॉमन, एनायन और कटायन? अनायन। एनायन कॉमन है तो वो तो डिफर नहीं करेगा। इस पे दोनों में कंपेयर करो। Na+ और Mg+ में किस में चार्ज ज्यादा है? Mg+2 में। तो एम किसकी जी। लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, MgCl2 की या NaCl की? बोलो। एम जी सी एल टू। Cl2 की लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, NaCl से ज्यादा होगी। लेटेस्ट। और साइज भी एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, Mg+2 का ही क्या है, छोटा साइज है। साइज भी किसका छोटा है, Mg+2 का। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
इसमें बताना किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे याद रखना U इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R प्लस प्लस R माइनस। Q1 कैटायन का चार्ज, Q2 एनायन का चार्ज, R प्लस R माइनस इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है। बोलिए LiCl, NaCl और KCl तीनों में कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करोगे बताओ आदित्य? सर कैसे? साइज देखेंगे। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे एनायन तो सेम है और कैटायंस का साइज डिफर कर रहा है, चार्ज सेम है। Li प्लस Na प्लस और K प्लस में किसका साइज बड़ा है? K प्लस का। K प्लस का। साइज बढ़ाने पे लैटिस एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। इधर जाने पे लैटिस एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज, डिक्रीजेस। इनसे जो बनेंगे कंपाउंड की लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो इसलिए LiCl, NaCl और KCl में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? लैटिस LiCl। वो लोग कंपेयर करना आया? एनी डाउट्स? सर, बोलो। और वो आपने लेटेस्ट एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आपने कुछ बोला था, मेरी नेटवर्क चला गया था इस वजह से मैं सुन नहीं पाया। मैं बोल रहा था कि 3 फैक्टर होते हैं आयनिक कंपाउंड बनने के लिए। पहला फैक्टर है लो आयनेशन एनर्जी होना चाहिए कैटायन पार्ट का, है ना? जैसे NaCl है तो जो भी यहाँ कैटायन बन रहा है Na से Na प्लस, यहाँ पे एनर्जी लो है। हाई आयनेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है जब एनायन बन रहा है तो एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है। लैटिस का मतलब क्या है? जब Na और Cl आपस में मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये 3 फैक्टर होने चाहिए, लो एनर्जी देना पड़े और जहां रिलीज हो वहां पे ज्यादा रिलीज हो, दैट इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। समझ आ गया? यस सर। मींस ओवरऑल एनर्जी शुड बी रिलीज्ड। ओवरऑल एनर्जी क्या होती है आयनिक कंपाउंड में? रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज। तभी तो आयनिक कंपाउंड स्टेबल होता है। जितनी ज्यादा एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी? ज्यादा। मैंने समझाया था कि नहीं? बोलो। एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो अगर सिस्टम की एनर्जी कम है दैट मीन्स वो स्टेबल है। ये चीज मैं समझा चुका हूँ, है ना? एक बच्चे का एग्जांपल लिया था और एक सीनियर सिटीजन का। एक अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है तो वो बहुत स्टेबल रहते हैं। अपना जो है एक जगह बैठते हैं आराम से, न्यूज़पेपर या टीवी या अपना जो है जो भी काम कर रहे हैं। और जो बच्चे होते हैं वो खेलते कूदते रहते हैं बिकॉज उनकी एनर्जी ज्यादा है तो वो अनस्टेबल है। तो ये कॉन्सेप्ट नेचुरल कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह लगता है। अब चले आगे। ये नोट कर लिया? किससे कंपेयर किया है इसमें बताओ, साइड से कि चार्ज से? बोलो। साइड, क्योंकि ये चार्जेस क्या है? सेम। और हमने आर प्लस और आर माइनस में आर प्लस को चेंज किया, आर माइनस भी सेम है। तो ओवरऑल ये वाली वैल्यूज क्या हो रही है? लेफ्ट राइट जाने पे, लेफ्ट राइट जाने पे ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसलिए लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है। देखो सबसे ज्यादा LiCl, फिर NaCl, देन KCl। सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी LiCl की आई है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।
प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में पहले नंबर पे लिखेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, बताओ फिजिकल स्टेट कैसी होती है आयनिक कंपाउंड्स की? सॉलिड होते हैं ना? सॉलिड। हाँ, तो लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, कुछ छोड़ के सारे हार्ड ही होते हैं, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं इनके, पाउडर नहीं मिलता है, क्रिस्टल मिलते हैं। एंड ब्रिटल इन नेचर, कैसे होते हैं बताओ? ब्रिटल का मतलब क्या होता है? मतलब इजिली ब्रेकेबल है। अगर इनके ऊपर हम लोग हथौड़े से वार करेंगे, अगर मैं इसके ऊपर हैमर या छोटा मोटा कोई भी एक एक वेट वाले चीज को फोर्स के साथ मारूंगा तो ये ब्रेक कर जाएगा। तो ये ब्रिटल का मतलब क्या होता है? इजिली ब्रेकेबल। जैसे नमक देखा होगा तुमने, है ना? जो टेबल सॉल्ट होता है वो तो पाउडर्ड फॉर्म में क्रिस्टल है पाउडर बोलते हैं, लेकिन उसमें क्रिस्टल छोटे छोटे होते हैं ऐसे। ये नमक है हमारा, लेकिन नमक का एक बड़ा सा हमको ये भी मिल सकता है। तो ये कैसे होगा? ब्रिटल। इस पे हल्का सा मारेंगे तो ये ऐसे टूट जाएगा। तो ये याद रखें, ब्रिटल होता है। समझ गए? जो भी सॉल्ट्स होते हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लो, तो जो आयनिक कंपाउंड्स ये दीज आर ब्रिटल इन नेचर। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, पॉइंट नंबर बी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बताओ हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे कि लो होंगे? हाई। हाई होंगे, हाय। क्योंकि ये इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। लिखेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू strong electrostatic forces, due to strong electrostatic forces। कंडक्टिविटी देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स टोटल 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन कौन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं बताओ? नेचुरली तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड्स के बाद में हम उनको सॉल्यूशन फेज में भी ला सकते हैं, पानी में डिजोल्व करके या सॉल्वेंट में डिजोल्व करके, सॉल्यूशंस के अंदर। और तीसरा जो है मोल्ट। मोल्टेन फॉर्म, हाँ लिक्विड, जिसमें उनको मेल्ट किया गया हो, तो उसको मोल्टेन बोलते हैं। तो सॉलिड जो है, बताओ क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? नो सर। नहीं। हाँ, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज H+ आयंस आ जाते हैं। इसका रीजन, बिकॉज देयर आर नो फ्री आयंस। भाई कोई फ्री आयंस नहीं होते ना। जैसे अगर मेरे पास NaCl सॉलिड है तो क्या फ्री आयंस है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो आयंस हैं एक दूसरे से कैसे हैं, ये अटैच्ड है, फ्री नहीं है। इनको फ्री नहीं बोलेंगे। ये कैसे रहते हैं? 3 डायमेंशनली एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे रहते हैं, नो फ्री आयंस। सॉल्यूशन में क्या होता है? गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्या रीजन है उसका? बिकॉज ऑफ फ्री आयंस। हाँ आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं उसमें। हाँ, इसमें क्या होता है,
जैसे हम पानी में डिजोल्व करते हैं, मान लो हमने NaCl पानी में डाला, नमक डाला, तो ये हमारे पास वाटर था, तो क्या बनेगा उसका? एक सोल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा? और इस सोल्यूशन में क्या बनेंगे? Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। क्या होता है? NaCl जब पानी में आता है तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच के फोर्सेस को वाटर मॉलिक्यूल्स कम करते हैं, इसको वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं, H2O को ऐसे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर है, ऐसे इसको क्या करते हैं? घेर लेते हैं, और ये अलग हो जाता है। Cl माइनस को भी इधर से अलग कर देता है, कौन? पानी ही। तो इसमें हाइड्रोजन की तरफ से ये इससे अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसे चार्ज आता है बोलो? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में? बोलो। ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ रहेगा? ऑक्सीजन की तरफ। इसलिए ये NaCl पानी में जाने पे फ्री आयंस में आ जाता है। कैसे आयंस हो जाते हैं? फ्री आयंस, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मतलब अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा, और इसके अंदर तुम्हें बहुत अच्छे से करंट मार सकता है। तो जो नॉर्मल वाटर होता है उसके अंदर डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, है ना, TDS जो लिखा रहता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो वो एक नापने का उसका तरीका है जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं। इसीलिए जो हम लोग का नॉर्मल टैप वाटर है, जो हमको पानी नेचुरली मिलता है, उसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। लेकिन अगर डिस्टिल वाटर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ पोलर सब्सटेंसेस हैं, लेकिन उसके अंदर फ्री आयंस नहीं है। मॉल्टन फॉर्म में क्या होगा बताओ? Na प्लस और Cl माइनस आपस में लेस फोर्स के साथ होंगे, तो भी आयंस कैसे हो जाएंगे? फ्री। लेकिन इतने ज्यादा भी फ्री नहीं होंगे जितने सॉल्यूशन में हुए, इसमें सबसे ज्यादा फ्री है। तो Na और Cl के क्रिस्टल तो टूट गए हैं, और ये किस फॉर्म में आ गए हैं? मेल्टेड फॉर्म। ये मेल्ट हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? मेल्ट। ना इसके अंदर फ्री आयंस है, ये भी क्या होगा? कंडक्टर हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो क्रिस्टल था यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या कर दिया हमने? ब्रेक कर दिया, और इसको तोड़ के यहाँ पे क्या बन गया? लिक्विड बन गया। इसके अंदर Na प्लस और Cl माइनस। नोट करें जल्दी। तो बेस्ट कंडक्टर कब होगा? किस फेज में होगा? सॉल्यूशन में कि सॉलिड की मॉल्टेन? मोल्टन। मॉल्टेन में होगा कि सॉल्यूशन में होगा? सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में ज्यादा फ्री है। मॉल्टेन में क्या होगा? Na और Cl के बीच अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनको हटाने वाला कोई चीज नहीं आया है, सिर्फ क्रिस्टल टूटा है। मतलब लिक्विड फेज ऐसे होती है, थोड़ा सा दूर, ये थोड़े से एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, हल्के हल्के दूर होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ये। तो ये आयंस के बीच अट्रैक्शन है, लेकिन थोड़ा सा पहले से कम है। तो ये लिक्विड में क्या होगा? विस्कस लिक्विड होगा, इसका डेंस होगा। जो मॉल्टेन कोई मेटल्स होते हैं ना, तुमने फोर्जरी में देखा होगा या मूवीज में देखा होगा, जब तलवारें बनाते हैं ना, तो देखा होगा कितना जब उसको फोर्ज करते हैं बनाने के टाइम, उससे पहले मेल्ट करते हैं, तो मेल्टेड वाला कितना थिक ज्यादा रहता है। ऐसे एक किसी भी पर्टिकुलर पॉट में लिए रहते हैं, जिसका उसके अंदर ऐसे मेल्टेड रहता है। तो ये मेल्टेड होता है, लेकिन क्या नहीं होता? क्या नहीं होता बोलो? बिल्कुल फ्री नहीं होता है सॉल्यूशन जैसा। सॉल्यूशन में क्या होते हैं? Na प्लस और Cl माइनस काफी फ्री रहते हैं, और उनको हम आसानी के साथ इलेक्ट्रिसिटी
बेस्ट इसके अंदर कंडक्टर है सॉल्यूशन फेज। जल्दी से नोट करें, अगर हो गया है तो बताओ, आगे चलते हैं। सर हाँ सर जब सॉल्यूशन में NaCl को डालेंगे और NaCl में से NaCl अलग अलग हो जाएंगे, तो Yes. उसके बाद फिर NaOH भी तो बनेगा और HCl भी बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। अगर मैंने NaCl को पानी में घोला है तो वो हाइड्रोलाइज होता है, उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। Na+ रिएक्शन नहीं करता है पानी के साथ, इनएक्टिव आयन है वो, उसको सिर्फ घेरता है। नमक को पानी में तुमने डाला, कभी एसिड और सॉल्ट बनता है क्या घर में? देखो, नहीं सर। बोलो। हाँ, तो ये रिएक्शन कभी भी क्या नहीं होगी, रिवर्स नहीं होगी। मतलब तुम ये कह रहे हो ना कि सर NaOH और HCl से क्या बनता है, NaCl+H2O, बट इसका रिवर्स नहीं होगा कभी। ठीक है, ये सर वापस नहीं क्योंकि बनाए जा सकते हैं। सॉल्ट बन गया ना, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो गया। हाँ, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो वापस रिएक्शन करते हैं, वो वीक एसिड और वीक एसिड या वीक बेस से मिला हुआ सॉल्ट होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, इलेक्ट्रो नहीं सॉरी, आयनिक इक्विलिब्रियम में। आसान चीजें हैं बट वहां पे समझ में आएगा, और इसके लिए बातें लिखा दी जाएंगी कि जो सॉलिड NaCl है या कोई भी सॉल्ट है, अगर उसके अंदर एनायन है, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का है, तो वो वापस से बैक नहीं जाता है। ठीक है, वो घेरा, उसको तो कर सकता है पानी, लेकिन उससे रिएक्शन नहीं होगी। उससे क्या नहीं होगी बताओ? केमिकल रिएक्शन। उसको घेर लेगा बस, बड़ा बन जाएगा। तो बताओ, ये हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाई थी कि नहीं मैंने? याद आ गया? ये याद है? तो पानी में जाने पे आयनिक मोबिलिटी का जो ट्रेंड था वो भी लिखाया था। इसको तो इलेक्ट्रॉन पढ़ना ही है मान लो, या यहीं पे भी आएगा कहीं तो बता देंगे। हो गया ये? अच्छा चलो, इसमें पूछ लेता हूँ मैं तुमसे। आयनिक मोबिलिटी एक बार इसमें ही पूछ लेते हैं। बताओ, Li+ Na+ K+ Cl- सॉरी, रुबिडियम+ Cgm+, ये गैसियस फेज में। बताओ सबसे ज्यादा मोबाइल कौन सा होगा? विच वन इज मोर मोबाइल? मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट किसका ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा फ्री है टू मूव? साइड्स को देख के बताना है किसका साइज छोटा है। Li साइज का Li। तो सबसे मूवेबल यही है। किस फेज में मोबिलिटी है ये? गैसियस फेज में। आयनिक मोबिलिटी इन फ्री फॉर्म या इन गैसियस फॉर्म। इन फ्री फॉर्म और इन गैसियस फॉर्म। ध्यान देना, अगर इनको पानी में डाल दिया तो बताओ Li+ क्या हो जाएगा? एक्वस। Na+ क्या हो जाएगा? एक्वस। कितने लोग को डिग्री ऑफ हाइड्रेशन याद आ रहा है? ऐसा कुछ रिवाइज करके रखा है कि नहीं, भूल गए? किस कंपाउंड चैप्टर का नाम क्या था इन सब चीज को पढ़ने के लिए? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब बताओ सबसे आयनिक मोबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? बोलो। अब वाटर मॉलिक्यूल घेर चुका है, Li। तो Li की सबसे ज्यादा होती है। ये चीज जो है मैंने पढ़ाई है। किसमें पढ़ाई है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा याद दिला देता हूँ। बताओ Li+ और Na+ में चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? चार्ज अपॉन साइज रेशियो किसका ज्यादा होगा? Li+ का। Li+ अगर इतना बड़ा है तो Na+ इतना बड़ा है। तो बताओ, जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे ज्यादा किसको करेंगे? बोलो। Li को। इतने ज्यादा Li को सराउंड करते हैं, इसके पीछे ऐसे और वाटर लगते हैं। ओवरऑल क्या होता है, इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो वाटर के अंदर साइज जो है वो हाइड्रेटेड रेडाई करके पढ़ाया था मैंने। क्या पढ़ाया था?
हाइड्रेटेड रेड आई किसकी ज्यादा होगी सबसे? Li+ की। आयनिक मोबिलिटी भी ज्यादा है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे उल्टा लिख दिया हम लोगों ने, ये आयनिक मोबिलिटी नहीं है, ये क्या है? हाइड्रेटेड रेड आई। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड रेड आई किसकी आई? सबसे बड़ा साइज पानी में किसका हो गया? Li+ का। तो बताओ फिर मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? बोलो। सीजियम की, क्योंकि उसका साइज पानी में क्या हो गया है? सबसे छोटा। अब जो छोटा सा है वो ज्यादा तेज मूव करेगा, वो ज्यादा मोबाइल होगा, और जो बड़ा है वो लेस मोबाइल होगा। तो आयनिक मोबिलिटी इन वाटर है ये, आयनिक मोबिलिटी इन सॉल्यूशन किसकी ज्यादा है? सीजियम की। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हाइड्रेटेड आई का मतलब समझो, जितना छोटा कैटायन होगा, अगर चार्ज सेम है तो पानी जो है उसको ज्यादा सराउंड करेगा, उसकी हाइड्रेटेड रेडाई बढ़ जाएगी, इतना बड़ा आप वो है। और जो सीजियम है वो पहले तो बड़ा था, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल उसके पास क्या है? बहुत कम आते हैं, ज्यादा नहीं आते, है ना, ऐसे ही आते हैं, और वो इतना ही बड़ा बन पाता है। लेकिन जो हमारे पास लिथियम है, इसमें इतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हर तरफ से इसको अप्रोच करते हैं और इसका साइज काफी बड़ा हो जाता है। तो फाइनली जो है बिगेस्ट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? Li+। ये तुम्हें अपने लेना है, वहां ध्यान दिया, ध्यान दे दो। क्या होता है, पानी में हम डालते हैं कैटायंस को या एनायंस को, तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर्स जो कि इलेक्ट्रॉन है, और ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है बिकॉज Li+ की चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन साइज का रेशियो बहुत ज्यादा है, बहुत इंटेंसिटी के साथ वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि कैटायंस जितने यहाँ लिखे हैं सब पे चार्ज +1 +1 +1 ही है, तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो इसलिए Li+ की हाइड्रेटेड रेडाई मैक्सिमम हो जाती है। जितना ज्यादा बड़ा साइज हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब पहले तो Li+ इतना छोटा सा था, तेज भागता था, बहुत फास्ट मूविंग था गैस फेज में, लेकिन जब हमने क्या कर दिया, इसको पानी में डाल दिया, तो ये क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया। अब इसकी स्पीड कैसी हो गई? स्लो हो गई। अब ये तेज भाग नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि Li+ तो उतना ही है, लेकिन इसके आसपास क्या है? बहुत सारा पानी इकट्ठा है। बहुत सारा क्या इकट्ठा है इसके पास? पानी। बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स के पास इकट्ठा है। ये रेडियस यहाँ से हम लोग मेजर करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड रेडाई। तो गैसियस फेज में इसकी मोबिलिटी हम ऐसे देखेंगे साइज के हिसाब से, और लिक्विड फेज में, सॉरी, जो सॉल्यूशन फेज है इसमें देखेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, और इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें नोट हो गया? कुछ नोट करना है तो बताओ। एनीथिंग रिमेनिंग? नो सर। तो बताओ, सॉल्यूशन के अंदर Li+ की स्पीड ज्यादा होगी कि Cgm+ की? फास्ट कौन सा भागेगा? Li+ और Cgm+ इन द वाटर। Cesium+। क्योंकि उसका साइज छोटा है, कब? पानी के अंदर। और फ्री फॉर्म में Cgm+ का साइज बड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वाटर में डालने पे कैसे साइज चेंज हो जाता है। दूसरी चीज इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, सबसे लास्ट पॉइंट लिख लेंगे कि आयनिक बॉन्ड्स डायरेक्शनल होते हैं कि नॉन डायरेक्शनल, ये लिख लेंगे। बताओ कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। क्यों नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कोई बताएगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि कैटायन जो है वो स्फेरिकल है, तो हर तरफ वो अट्रैक्शन लगाएगा, इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सिमेट्रिकली किधर से भी आ सकते हैं।
तो जो एनायन होगा वो अप्रोच इधर से भी कर सकता है, एनायन होगा वो इधर से भी अप्रोच कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, मतलब पीछे से आगे से सारी 3 डायमेंशनल में वो अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जैसे कि ऑर्बिटल्स में होती है, जैसे px है तो बोलेंगे कि नहीं p के अराउंड ही आना पड़ेगा अगर बॉन्डिंग करनी है सिग्मा, तो ये डायरेक्शनल होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। बट ये आयनिक बॉन्ड्स कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। आगे समझ में? कोई डाउट? नेक्स्ट लिखेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। क्या ये पहले पढ़ा है? यस और नो? नहीं पढ़ा ना, अभी तो स्टार्ट ही किया है। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। मान लो मेरे पास एक कैटायन लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये, और मेरे पास एक एनायन रखना है। बताओ जनरली कैटायन का साइज बड़ा होता है कि एनायन का? इन जनरल बताओ, इन जनरल ऐसे पूछ रहा हूँ। ज्यादातर मामलों में क्या होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और पॉजिटिव बन गया वो। हाँ, वॉल ऑफ द एटम सी ओवरलैपिंग होगी, सिंपल चीजें हैं। अब देखो ये कैसे बनता है आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। लेकिन क्योंकि कैटायन जो है इसकी टेंडेंसी क्या है, अट्रैक्ट करने की। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का, एनायन का क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये कैटायन की टेंडेंसी क्या है, माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करने की। तो ये इसको क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट। जैसे ही इसको डिस्टॉर्ट करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर एनायन का जो चार्ज है वो इस साइड में ज्यादा आ जाएगा और इस साइड में चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन, पोलराइजेशन और डिस्टॉर्शन कर दिया है। किसने कर दिया है, कैटायन ने। किसका किया, एनायन का। इस पूरे फेनोमेनन को सिर्फ क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो कैटायन जो है वो एनायन के चार्ज क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है। अपनी तरफ जब खींच लेता है तो उससे पोलराइजेशन ऑफ एनायन हो जाता है ना। हम क्या बोलते हैं, एनायन पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड होने से क्या होता है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी ओवरलैपिंग होने लगती है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। बोलो, दैट इज पेनिट्रेशन होने लगता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या इसको लिख सकते हैं मर्जिंग ऑफ। बोलो क्या पूछ रहे थे तुम? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का मतलब ही क्या होता है, ऑर्बिटल्स। अब बताओ अगर इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग होगी, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, तो कौन सा बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से? बोलो, आयनिक और कोवेलेंट। तो कोवेलेंट मतलब अपने नेचर को भूल गया कैटायन। कैटायन ये भूल गया कि इसने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनाया था, आयनिक बॉन्ड। ये इसने बना लिया था, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी थी, मान लो फॉर एग्जांपल NaCl। लेकिन चूंकि कैटायन जो है उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही ये खींचता है यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है और एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा करेक्टर आने लगता है, कोवेलेंट करेक्टर। एंड दिस पर्टिकुलर फेनोमेना ऑफ डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन, डिफॉर्मेशन, अपनी जगह से हट जाना, बल्ज हो जाना, डिफॉर्म हो जाना, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, यहाँ पोलराइजेशन वर्ड इसलिए यूज किया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट, वो क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, वो चेंज हो गई है, दैट इज कॉल्ड पोलैरिटी। When does polarization occur? पोलराइजेशन तभी अगर होगा जब एक आयनिक बॉन्ड बना होगा।
कैटायन और एनायन जब पास में रखे होंगे तो हमेशा पोलराइजेशन होगा. इट्स ऑलवेज अकरिंग फिनोमेना. Whenever a cation and anion are in a close proximity, there is always polarization. Means ideally बोले तो no ionic compound is 100% ionic. Practically, practically no ionic compound is 100% ionic. But a covalent compound can be 100% covalent. जिसके अंदर सेम टाइप के एटम्स होंगे, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जब शेयरिंग होगी, जैसे फ्लोरीन गैस. तो अब क्या होगा, फ्लोरीन अगर है तो इसके अंदर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये किधर भी शिफ्ट नहीं होगा, दोनों ही क्या है फ्लोरीन, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं. लेकिन अगर ऐसा HF है तो कोवेलेंट कंपाउंड में भी क्या आ जाता है, आयनिक कैरेक्टर. तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये अलग टॉपिक है. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर पढ़ रहे हैं. नोट करें इसको. तो बताओ, क्या NaCl 100% आयनिक हो सकता है? यस और नो? नो सर. नो सर. उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होगा, बिकॉज वो Cl माइनस को पोलराइज करेगा. तो इसके लिए मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ. पोलराइजेशन, लिखेंगे व्हेन a cation approaches an anion, then cation attracts the electron cloud of anion towards itself. This is called polarization. This is called polarization. Due to polarization of an ion, electron clouds of cation and anion, ठीक है, overlap with each other, which results in कोवेलेंट कैरेक्टर. जैसे ओवरलैपिंग नाम आएगा वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा इन आयनिक कंपाउंड. इन आयनिक, ठीक है. तो नोट करें इसको जल्दी से. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क. सर यस, सर इसका मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो भी पूरी तरह कोवेलेंट नहीं होते, उनमें भी आयनिक कैरेक्टर होगा. बट जैसे फ्लोरीन का केस बताया उसमें तो नहीं होगा ना. कहने का मतलब क्या है बताओ, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनके अंदर क्या करेक्टर हो सकता है, आयनिक करेक्टर, यही बोल रहे हो ना? यस सर. हाँ, हो सकता है.
जैसे हमने HF में बताया, H2O में बताया, सबने बताया कि नहीं? कब होता है ऐसा जरूरी? when there is a difference in the atoms which are held together in a covalent bond. अगर सेम टाइप के एटम्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आयनिक करेक्टर जो है बहुत नेग्लिजिबल है, या आप ये कह सकते हैं जीरो है। उसके लिए अभी और आगे बढ़ना है। कुछ देखना है ऊपर, सब नोट किया है? यस, हाइड्रोकार्बन में होता है पार्शियल आयनिक करेक्टर, व्हाई नॉट। लेकिन जब पूरा मॉलिक्यूल बनता है ना तो डाइपोल मोमेंट से देखते हैं तो वो कैंसिल आउट भी हो जाता है। बॉन्ड्स में जरूर होगा। नोट शेयर कर देंगे। यस यस, वेरी गुड, नोट शेयर करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कुछ किसी को डाउट है तो पूछ लेना। ओके। सर 1 मिनट, पोलराइजेशन का डेफिनेशन। हाँ हाँ, पोलराइजेशन का डेफिनेशन लिखो, जरूर लिखो। इसके आगे चूंकि जो स्टार्ट होगा उसमें रूल्स हैं, फजांस रूल, तो वो हम लोग नेक्स्ट। फजांस एक साइंटिस्ट का नाम है। डन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फजान के रूल पढ़ेंगे। जो फजान है इन्होंने रूल दिया था कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे कंपेयर करेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ओके, तो नोट्स शेयर हो जाएंगे।